हेलो गाइस एंड वेलकम टू देहरादून मिलिट्री एकेडमी। मेरा नाम सुनील कुमार यादव है और आज जो है वो आज से हम लोग मिडाइवल इंडिया जो है वो एक तरीके से शुरू करने वाले हैं। हमारा एंशिएंट इंडिया खत्म हो चुका है कि नहीं। एंशिएंट इंडिया हम लोगों ने बहुत शानदार तरीके से पढ़ने की कोशिश करी है। वहां से क्वेश्चन थोड़ा बहुत कम ही आ सकता है, लेकिन यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आते हैं, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान देके जरूर चलिएगा। मिडाइवल इंडिया, ठीक है। तो मिडाइवल इंडिया के मिड पीरियड के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करना शुरू करेंगे और देखते हैं सबसे पहला या पहले स्लाइड में क्या देखने को मिल रहा है। सबसे पहले अगर देखा जाए तो मिडाइवल जैसे ही शुरू होता है द राजपूत के बारे में शुरू मतलब उसके बारे में बात होना शुरू हो जाता है, राजपूत के बारे में कि राजपूत जो शासन में आ चुके थे। इसका मतलब अगर देखा जाए राजपूत जो दे इमर्ज एज अ पावरफुल फोर्स इन द नदर्न इंडिया। नदर्न इंडिया में जो थे वो सबसे मोस्ट पावरफुल फोर्स में से आपको देखने मिलेंगे एक थे। कब भाई? 9th और 10th सेंचुरी में। ओरिजिन देखा जाए, फोर ऑफ द राजपूत क्लेम्स क्लेम टू हैव अ डिसेंडेंट्स फ्रॉम अ mythical figures, ठीक है, that arises out of the sacrificial fires pit near the Mount Abu, that is the अग्निकुला origin। तो जनरली ये बोला जा रहा है कि अग्निकुला ओरिजिन से जो है वो यहाँ मतलब राजपूताना जो है वो एक तरीके राजपूताना या फिर बोला राजपूत के शासन की शुरुआत हुई थी, जो कि अपने आप में इंपॉर्टेंट है कि नहीं। यहाँ पर देखा जाए कौन कौन है भाई, कहाँ पर शुरू हुआ था पहले ये बात, दैट इज द अग्निकुला ओरिजिन। सबसे पहले अगर देखा जाए चौहान ऑफ ईस्ट राजस्थान, ठीक है, फिर प्रतिहारा, ठीक है, या फिर जो परिहारा ऑफ साउथ राजस्थान, फिर चौलक्यास या फिर सोलंकीस, वो कहाँ थे भाई? काटियावाड़ के। उसके बाद मालवा, ठीक है, पावर ऑफ मालवा या फिर परमार। तो ये चार आपको अलग अलग पार्ट में देखने को मिलेंगे, जो चार राजपूत क्लेम्स को क्लेम किया जाता है, ठीक है। तो अगर बोला जाए कितने क्लेम्स है भाई? चार। उसमें कौन कौन से? चौहान है, प्रतिहारा है, चालुक्यास है और परमार्स है, ठीक है। तो ये चार एक तरीके से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, खास करके अगर देखा जाए मिडिवल पीरियड में या फिर राजपूत के शासन में, ठीक है। तो द राजपूत के बारे में थोड़ा बहुत समझ में आ गया। अब आगे थोड़ा सा नेक्स्ट चलते हैं। हाउएवर द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी इज दैट राजपूत, लेकिन एक तो बोला गया भाई अग्नि वाला, अग्निकुला वाला, उसके बाद राजपूत वेयर वेयर ऑफ अ फॉरेन ऑरिजिन, कि जनरली ये माना गया कि ये फॉरेन ऑरिजिन है, मतलब फॉरेन से निकल गया, उसके बाद यहाँ पर राज किया जो कि हमारे देश में। वो केम एज अ कॉन्करर एंड सेटल्ड इन द वेस्ट इंडिया, कि वो कॉन्कर करने आए थे, मतलब एक तरीके से यहाँ पर अपनी शासन को स्थापित करने आए थे, लेकिन बाद में चलकर वो सेटल्ड हो गए कहाँ पर? वेस्ट इंडिया में, ठीक है। उसके बाद आपको देखने मिलेगा नॉर्थ इंडिया में बहुत पावरफुल एक शासक के रूप में वहां से निकल गया है, जो कि अपने आप में इंपॉर्टेंट है। द टू मेन क्लैंस ऑफ राजपूत, जो दो मेन क्लैंस थे वो राजपूत के, वो कौन कौन थे भाई? दो मेन क्लैंस, पहला सूर्यवंशा और एक है चंद्रवंशा, ठीक है, मतलब सन फैमिली और मून फैमिली। तो ये दो जो थे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चार क्लैंस तो माइथोलॉजिकल देखा जाता है, लेकिन अगर टू मेन क्लैंस ऑफ राजपूत देखा जाए तो सूर्यवंश और एक तरीके से चंद्रवंश। मून फैमिली, वंश का मतलब फैमिली होता है, ठीक है, और वंशा 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 मतलब वंश, ठीक है, कि फैमिली। तो सन फैमिली और मून फैमिली, सन फैमिली याद रखिएगा और द मून फैमिली, ठीक है, और मून फैमिली, ये एक तरीके से इंपॉर्टेंट जो है वंश थे, खास कर अगर देखा जाए राजपूत के बारे में, है कि नहीं। तो राजपूत के क्लेंस के बारे में, और जनरली ये माना जाता है कि ये लोग जो थे वो फॉरेन ओरिजिन के थे, तो ये भी बात है, जो कि कॉन्कर करने आए थे, बाद में ये वेस्ट इंडिया में सेटल डाउन हो गए। तो वेस्ट इंडिया में सेटल डाउन होने के बाद जो है इनका धीरे धीरे करके जो प्रभाव है पूरे इंडिया पर देखने को मिला, ज्यादातर आपको नॉर्थ में, ठीक है। अगर कुछ देखा जाए मोस्ट इंपॉर्टेंट राजपूत किंगडम कहाँ कहाँ थे, तो कुछ इंपॉर्टेंट जो राजपूत किंगडम के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो राजपूत किंगडम देखो, सबसे पहले राजपूत किंगडम में सबसे पहले चौहान, या फिर जिसको हम लोग चौहान या फिर बोला जाए चहामान ऑफ दिल्ली अजमेर, जो कि कैपिटल कहाँ था इनका, इस किंगडम का? दिल्ली था। किनके द्वारा फाउंड किया गया था भाई? वासुदेवा, ठीक है। तो वासुदेवा के द्वारा जो है वो चौहान राजपूत किंगडम जो है वो फाउंड किया गया था, जिसका कैपिटल जो था वो आपको दिल्ली देखने को मिलता है। पावर ऑफ मालवा, अभी हमने देखा भाई चार क्लेन में से एक क्लेन जो था वो उज्जैन, उज्जैन और धर, उज्जैन में धर जो है वहां पर एक तरीके से देखने में दो जगह से कैपिटल था, उज्जैन और धर। और अगर फाउंडर देखा जाए तो श्री हर्षा,
श्रीहर्षा जो है वो एक तरीके से देखने को मिलेगा। प्रतिहारा ऑफ कनौज, प्रतिहारा ऑफ कनौज में अवंती और कनौज कैपिटल थे भाई। उसके बाद आपको देख रहे हैं नागा भट्टा वन, नागा भट्टा वन जो है वो इसके फाउंडर थे। नागा भट्टा वन किसके फाउंडर थे भाई? प्रतिहारा ऑफ कनौज, जो कि एक राजपूत किंगडम था। उसके बाद देख रहे हैं छत्रकुता, ठीक है, छत्र या फिर राष्ट्रकूटा, छत्र नहीं राष्ट्र, राष्ट्रकूटा ऑफ मालखंड जो कि मान्य था, ठीक है। और आपको दांती दुर्गा और दांतीवरम टू जो है वो एक तरीके से आपको देखने को मिलता है, दांतीवरम। जो चाणक्य या सोलंकी ऑफ काटियावाड़, ठीक है, वादा या फिर वाडा बोल लो या फिर अनिहा, ठीक है, याद रखना कौन सा किंगडम, चाणक्य या सोलंकी जो काटियावाड़ में था, वो किंगडम जो है अनिहा और वाडा, जो कि मुल्ला राजा वन के द्वारा जो है वो फाउंड किया गया था। देख रहे हो, तो ये सब शासक थे भाई, और ये कैपिटल था, और ये राजपूत किंगडम। फिर देखो कालचोरी या फिर जो हाई हाहा, हाई हाया, ठीक है, ऑफ चेडी, कहाँ पर, त्रिपुरा में था, ठीक है, त्रिपुरा। और जो कि आपको यहाँ देखिए हमने क्या बोला भाई कि कलचोरी, ठीक है, या फिर हाई हाया ऑफ चेडी, त्रिपुरा कैपिटल रखा गया भाई। एक तरीके का ये क्या था, राजपूत किंगडम में से एक था, ठीक है, जिसको फाउंड किसके द्वारा किया गया था भाई, कोकाला वन के द्वारा जो है वो फाउंड किया गया था। उसको अगर देखा जाए चंदेला, चंदेला ऑफ जेजा का भूति, ठीक है, या भुक्ति भी बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। काजा जुराहो या फिर महाबू और कलिंजा, तो ये तीन जगह एक तरीके से कैपिटल देखने को मिलता था, जहां से चीजें जो है सही तरीके से कंट्रोल की जाती थी। फाउंडर तो देखने को मिलेगा नानुक चंडेला, वो एक तो चंडेला से याद रखिएगा, चंडेला इनके द्वारा जो है वो राजपूत किंगडम फाउंड किया गया भाई, नानुक चंडेला, ठीक है। तो ये अपने आप में रिलेटेड है, नाम से ही है। फिर अगर देखा जाए गांधवा, गांधवाल या फिर राठौर ऑफ कन्नौज जो किंगडम है वो कन्नौज इसका कैपिटल रखा गया, और चंद्रदेवा के द्वारा एक तरीके से इसका फाउंडर या फिर फाउंडेशन रखा गया राजपूत किंगडम में से एक। उसके बाद तोमर ऑफ दिल्ली एंड हरियाणा, इसका कैपिटल था दिल्ली का, ठीक है। और इसको फाउंड, इसका कोई सटीक नाम नहीं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे राजपूत जो है वो एक फाउंडर जो है वो एक तरीके से चेंज हुए थे, जिसकी वजह से इसमें कोई परफेक्ट फाउंडर में से नहीं देखने को मिलता है। उसके बाद अगर देखने को मिलेगा लास्ट क्या है, गुली लोटा या फिर सिसोदिया ऑफ मेवाड़, ठीक है, वो चित्तौड़ आपको देखने को मिलेगा इसका कैपिटल। और बप्पा रावल या फिर हामिर वन जो है वो इसके जो थे वो फाउंडर थे। बाद में हामिर के द्वारा बढ़ाया गया ये किंगडम, लेकिन शुरुआती दौर पर बप्पा रावा जो है वो एक तरीके से गिहलौता या फिर गुहलौता या फिर सिसोदिया ऑफ मेवाड़ किंगडम जो राजपूत किंगडम था उसको बढ़ावा दिया गया। उसको थोड़ा सा अब देखो, यहाँ से हमारा इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट शुरू होगा, जो कि सब इंपॉर्टेंट राजपूत जो रूलर्स, कि कुछ इंपॉर्टेंट रूलर जो हिस्टोरिकली जो मिडाइवल एज में जिनका नाम जो है वो अभी भी शुमार है। उसमें सबसे पहले अगर देखने को मिलेगा जयचंद गंदवाल, ठीक है, या फिर राठौर बोला गया। असिस्टेड जो है मोहम्मद या फिर मोहम्मद गौरी, याद रखिएगा कौन, एक नाम याद रखिएगा, असिस्टेड मोहम्मद गौरी against the पृथ्वीराज चौहान in the second battle of तराइन, ठीक है, 1192, but was himself killed by the गौरी। लेकिन बाद में गौरी के द्वारा, मतलब कि कौन गौरी भाई, मोहम्मद जो गौरी के द्वारा ही मार दिया गया था इन द बैटल ऑफ चंदवार, ठीक है, चंदवार, ठीक है, बैटल ऑफ चंदवार। दो अब यहाँ बैटल याद रखना, एक तो भाई सेकंड बैटल ऑफ तराइन, जो तराइन है वो कब हुआ था, 1192, और जो बैटल ऑफ चंदवार जो था वो 1194 में, जहां पर जो है वो एक तरीके से मार दिया गया था, किसके द्वारा भाई, गौरी के। किसको मार दिया गया था, जो आपको देखने को मिलेगा पृथ्वीराज चौहान को, ठीक है, सेकंड बैटल ऑफ तराइन। अब बाद में चलकर देखो जो असिस्ट किया गया था, बट वॉज हिमसेल्फ किल्ड बाई जो है वो गौरी। पृथ्वीराज चौहान के बारे में थोड़ा सा देखो। पृथ्वीराज चौहान अगर देखा जाए, ही वॉज अ चारमाना रूलर ऑफ दिल्ली, ठीक है, कहा, चारमाना रूलर ऑफ दिल्ली और आगरा, मतलब दिल्ली और आगरा में पृथ्वीराज चौहान जो है वो रूल करके चल रहे थे। फॉट टू बैटल्स विद मुस्लिम इन्वेडर मोहम्मद गौरी। अब मोहम्मद गौरी के साथ इनका दो बैटल देखने को मिलेगा, जो कि अपने आप में ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ याद रखना है कि बैटल ऑफ चंदवार में जो है जयचंद गंदवाल को मार दिया गया था। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान के साथ जो है मोहम्मद गौरी का भी दो युद्ध जो है वो हुआ था। फर्स्ट द बैटल ऑफ तराई, द पृथ्वीराज डिफीटेड द मोहम्मद गौरी, एंड सेकंड द बैटल ऑफ तराई 1192 में, वहां पर पृथ्वीराज वाज डिफीटेड एंड किल्ड बाय मोहम्मद गौरी। उसके बाद पृथ्वीराज को मार दिया गया था किसके द्वारा,
तो मोहम्मद गौरी के द्वारा, ठीक है। तो याद रखिएगा फर्स्ट बैटल ऑफ जो टेरेन था 1192, एक तो 1991 में पहला हुआ था और 1992 में दूसरा हुआ था। देखिए यहाँ पर 1191 में फर्स्ट बैटल ऑफ तराई, 1192 में सेकंड बैटल ऑफ तराई, और सेकंड बैटल ऑफ तराई में पृथ्वीराज डिफीटेड मोहम्मद गौरी। शुरुआत में जो बैटल हुआ था उसमें जो पृथ्वीराज उन्होंने डिफीट कर दिया था किसको, मोहम्मद गौरी को। बाद में दूसरा बैटल हुआ था बैटल ऑफ तराई सेकंड में, वहां पर देखने को मिलेगा कि पृथ्वीराज वाज डिफीटेड एंड किल्ड बाय, जो वो डिफीट किए गए एंड मारे गए किनके द्वारा भाई, मोहम्मद गौरी के द्वारा, ठीक है। अभी अभी आएगा भाई मोहम्मद गौरी के बारे में बात, तो इसको भी थोड़ा सा देख के चलना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भोजा परमार, ठीक है, भोजा परमार भी एक इंपॉर्टेंट राजपूत जो है वो एक तरीके से रूलर थे। कहाँ के वे, मालवा के। He was a great conqueror and a patron of the literature and was also known as कविराज। तो एक तरीके से लिटरेचर के बहुत बड़े वो, एक बोला जाए कि लिटरेचर उनका चहीता था, मतलब जहां पर पोएट्री वगैरह लिखने का काम बहुत अच्छे तरीके से करते थे और वो बहुत उन चीज को पसंद करते थे, इसीलिए उनको एक तरीके से कविराज भी बोला गया। क्या बोला गया भाई, कविराज भी बोला गया, जो कि अपने आप में इंपॉर्टेंट है कि नहीं। तो हमने क्या देखा भाई, जयचंद गंधवा या राठौर बोल लो, ठीक है। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान, उसके बाद आपको भोजा परमार, ठीक है। भोजा परमार जो है वो एक तरीके से कहा मालवा से रिलेट करते थे, और एक तरीके से इनका जो एक कॉन्करर थे वो ज्यादातर लिटरेचर को ज्यादा फोकस करके चलते थे, और साथ ही साथ जो कविराज है वो इनका एक पॉपुलर नाम था। अब देखो आर्किटेक्चरल जो वर्क है, आर्किटेक्चर के जो वर्क्स है वो किस तरीके से देखने को मिलते थे राजपूत किंगडम में। अब यहाँ पर सबसे पहले अगर देखा जाए बहुत सारे टेम्पल्स, बहुत सारी चीजों को बनवाया गया था उस वक्त, जो कि अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल आज भी प्ले करता है, ठीक है। सबसे पहले देखो जो है जो कांदारिया, ठीक है, महादेव टेम्पल एट काजू राहो, ठीक है, कहा काजू राहो, बिल्ड बाय द चंदेला ऑफ बुंदेलखंड, ठीक है, याद रखना चंदेला ऑफ बुंदेलखंड के द्वारा जो है उस वक्त जो मंदिर है, नाम याद रखना है कौन सा है, कांडरिया, ठीक है, ऐसा ऐसा याद रखना, कांडरिया महादेव टेम्पल। कहां पर भाई, एट काजूराहो, जो कि किसके द्वारा बिल्ड किया गया था, चंडेला ऑफ बुंदेलखंड। आई बात समझ में, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि समझ के चलना है। दूसरा दिलवारा टेम्पल, देख रहे हो, एक टेम्पल कांदारिया महादेव टेम्पल, दूसरा है दिलवारा टेम्पल एट माउंट आबू, ठीक है, माउंट आबू, वेस्ट इंडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। जिस तरीके से वेस्टर्न, वेस्टर्न का मतलब जो गुजरात साइड में, गुजरात साइड या महाराष्ट्र साइड में आज मंदिर का देखो किस तरीके से निर्माण हुआ, किस तरीके का आर्किटेक्चर देखने को मिलता है कि नहीं। तो सेम उसी तरीके का स्टाइल का जो दिलवारा टेम्पल है वो एट माउंट आबू बनाया गया था, बिल्ड बाई, किसके द्वारा बिल्ड, सोलंकी। याद रखिए कौन सोलंकी, सिद्धा राजा सोलंकी, ठीक है, ऑफ द गुजरात। जैसा मैंने बोला जो भी गुजरात या फिर वेस्टर्न पार्ट में जो भी मंदिर देखने को मिलते हैं, तो जनरली वो एक दिलवारा जो टेम्पल था वो एक आइडियल के रूप में वहां पर माना गया, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर है अंगोर वट टेम्पल, क्या भाई, अंगोर वट टेम्पल एट कंबोडिया में, ठीक है, बिल्ट बाय द सूर्यवर्मन टू। इट इज डेडिकेटेड टू द लॉर्ड विष्णु एंड बिल्ट ऑन अ किस पर, द्राविडियन मॉडल, या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं द्राविडियन स्टाइल। हमने बताया था ना द्राविडियन स्टाइल जो है वो किससे रिलेटेड है, जनरली द्राविडियन स्टाइल से जितने भी मंदिर बने जनरली आपको देखने को मिलेंगे वो साउथ में, लेकिन साउथ में भी मंदिर का आर्किटेक्चर देखो एक से एक देखने को मिलेगा, जैसे बहुत सारे बड़े बड़े टेम्पल है कि नहीं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा द्राविडियन मॉडल से जो कंबोडिया में बनाया गया था, क्या है, अंग्रो ये फिर अंग कोरबट, ठीक है, अंगकोरवट टेम्पल इन कंबोडिया या एट कंबोडिया, किसके द्वारा, सूर्यवर्मन टू के द्वारा, जो डेडिकेटेड किसको था, लॉर्ड विष्णु को, लॉर्ड विष्णु के लिए बनाया गया था, मतलब उनको समर्पित था वो गर्भगृह में लॉर्ड विष्णु का एक तरीके से मूर्ति आइडल्स रखा गया था। उसके बाद ये बिल्ड किया गया था किस मॉडल पर भाई, या कौन से स्टाइल, मॉडल बोल रहे या स्टाइल बोल रहे, तो द्रविडियन स्टाइल या फिर मॉडल पर ये बिल्ड था, जो कि आप देख सकते हो, ठीक है। आई होप सो समझ में आ गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट सन टेम्पल एट कोणार्क, ठीक है, जो कि आपको उड़ीसा में देखने को मिलता है, वो भी एक तरीके से जो है राजपूत किंगडम के दौरान या राजपूत के रूल के दौरान जो है वो बनाया गया था। सन टेम्पल जिसको कोणार्क टेम्पल भी बोलते हैं,
ठीक है। और कोणार्क टेम्पल जो है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा भाई? उड़ीसा में। ठीक है, पहले तो उड़ीसा बोलते थे, आजकल उसको हम लोग उड़ीसा बोलते हैं। तो दोनों में फर्क आप समझिएगा। अगर आपके ऑप्शन में उड़ीसा आ गया तब भी आप वही मारिएगा, वैसे दोनों एक साथ तो नहीं देगा, या तो उड़ीसा दे देगा या तो फिर आपको उड़ीसा देगा। फिर देखो लिंग राजा टेम्पल बहुत फेमस टेम्पल में से एक है, जो कि ये भी कहाँ देखने को मिलेगा? एट भुवनेश्वर इन उड़ीसा। उड़ीसा में भी लिंगेश्वर टेम्पल जो है, लिंग राजा टेम्पल, जिसको लिंगेश्वर के नाम से भी जाना गया, या फिर आपको बोला जाए लिंग राजा टेम्पल ही याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लिंग राजा हो गया, सन टेम्पल हो गया, विष्णु विष्णु जो टेम्पल है, विष्णु को समर्पित जो टेम्पल था वो अंग कोरवट टेम्पल था, जो कि कंबोडिया में बनाया गया था, किसके द्वारा? सूर्य वामन टू के द्वारा। उसके बाद दिलवारा टेम्पल माउंट एबू में, जो कि वेस्ट जो इंडिया का स्टाइल का आर्किटेक्चर था, जो कि आपको गुजरात में देखने को मिलेगा, सिद्धार्थ जो सिद्धा राजा सोलंकी के द्वारा बनाया गया था। उसके बाद एक कांदेरिया महादेव टेम्पल, जो कि काजुराहो में बिल्ड किया गया था चंदेला ऑफ बुंदेलखंड के द्वारा। ठीक है, तो आई होप सो आर्किटेक्चर की कुछ बातें जो होंगी वो आपको क्लियर होंगी यहाँ पर, और ये समझ कर चलना है, अपने आप में इंपॉर्टेंट है कि नहीं? चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ा जाए। आगे अगर देखा जाए नेक्स्ट, तो नेक्स्ट में क्या है भाई? कुछ लिटरेरी वर्क। अब हमने क्या देख लिया? हमने वो आर्किटेक्चर वर्क देख लिया, अब लिटरेरी वर्क। लिटरेरी वर्क का मतलब लिटरेचर वगैरह या पढ़ाई लिखाई की चीजें जो है वो किस तरीके से वहां पर होती थी, उसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। अगर देखा जाए सबसे पहले देखो, कथा कथा सारिता सागर बाई अ सोमादेवा। ये एक तरीके से कथा, किस तरीके से कथाओं को बोला जाए, कथाओं को सुनाया जाए, उसके बारे में जो लिखा गया था, उनका नाम क्या था, मतलब उस किताब का नाम क्या था? कथा सारिता सागर। ठीक है, या सरिता सागर ऐसे बोलो, कथा सरिता सागर। तीन में इसको तोड़िएगा, याद रहेगा आपको, कथा सारिता, ठीक है, सरिता बोल लो, ठीक है, सरिता सागर। ठीक है, ये तीन वर्ड हो गया, तो तीन वर्ड को एक साथ मिलाकर किसके द्वारा भाई? भाई सोमादेवा। जो विक्रम देवा चरिता, ठीक है, बाई अ बिल्हाना। ठीक है, बायोग्राफी ऑफ अ चालुक्य किंग विक्रम देवा। चाणक्य के जो किंग थे, जो एक राजपूत भी एक तरीके से आपको देखने को मिलेंगे, जिसके बायोग्राफी के बारे में लिखा गया था, और उनके बायोग्राफी का नाम था विक्रम देवा चरित्र। चरित्र का मतलब कैरेक्टर, कैरेक्टर की किस तरीके के पर्सनैलिटी थे भाई। देखो, एक होता है बायोग्राफी, एक होता है ऑटोबायोग्राफी, दोनों में बेसिक फर्क है जो कि आपको समझना है। ऑटोबायोग्राफी का मतलब क्या हो गया? किसी ने अपने जीवन के बारे में खुद ही लिखा हुआ, दैट इज कॉल्ड द ऑटोबायोग्राफी। लेकिन बायोग्राफी मतलब किसी और ने किसी दूसरे के जीवन के बारे में लिखा। जैसे मान लो कि आज मैं एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन के बारे में कोई किताब लिखता हूँ, तो मतलब आई एम राइटिंग द बायोग्राफी, नॉट द ऑटोबायोग्राफी। अगर एपीजे अब्दुल कलाम खुद लिखते हैं तो दैट इज कॉल्ड द ऑटोबायोग्राफी। तो यहाँ पर बायोग्राफी ऑफ जो चाणक्य किंग, जो विक्रम देवा सिक्स्थ है, उनके बारे में विक्रम देवा चरित्र में लिखा गया था, किसके द्वारा? बिल्हाना के द्वारा। ठीक है, तो याद रखिएगा बिल्हाना। ये लिटरेरी वर्क आपको राजपूत किंगडम के दौरान देखने को मिलेगा। फिर है रजत रजत रांगिनी, ठीक है, ऑफ कल्हाना द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। देख रहे हो? तो अगर आज की ये किताबें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के बारे में, कश्मीर की क्या इतिहास है, क्या हिस्ट्री है, उसके बारे में भी एक तरीके से राजपूत किंगडम के समय में, एक तरीके से राजपूत रूल के समय में लिटरेरी वर्क किया गया था, जिसको आपको देखने को मिलेगा। क्या है? राजत रागिनी ऑफ कुल्हाना। ठीक है, उसके बाद गीता गोविंदा ऑफ अ जया देवा इन संस्कृत। संस्कृत में भी जो है वो गीता गोविंदा, मतलब गीता वगैरह का प्रसारण देखने को मिलेगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? उसके बाद आपको चाचनामा द हिस्ट्री ऑफ सिंध, हिस्ट्री ऑफ सिंध के बारे में, सिंध नदी है ना भाई, तो सिंध के बारे में आपको देखने को मिलेगा। कहां पर देखने को मिलेगा भाई? जो चाचा नामा, ठीक है, चाचा नामा, ठीक है, इसको चाचा नामा बोलते हैं वैसे, तो याद रखना है थोड़ा सा। तो ये कुछ लिटरेरी वर्क्स थे जो कि एक तरीके से उस वक्त किए गए थे, जो कि अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो भाई नेक्स्ट नेक्स्ट अगर देखा जाए तो क्या देखने को मिलता है? आगे आ जाओ थोड़ा सा। अरब कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध। ठीक है, अरब का कॉन्क्वेस्ट किस तरीके से रहा सिंध के ऊपर? तो अपने सिंध एक पर्टिकुलर रीजन को नहीं बोलते थे, बहुत सारे रीजन को मिलाकर बनते थे। ठीक है, उसमें सबसे पहले आपको याद रखना मोहम्मद बिन कासिम इन्वेजन। ठीक है, जब एक तरीके से मोहम्मद बिन कासिम आए, ठीक है, 1712 में मोहम्मद कासिम ऑफ इराक, कहा कहते हैं पहले ये बात याद रखना, इराक वाज द फर्स्ट मुस्लिम टू इन्वेड इंडिया। जो पहले आक्रमणकारी थे जो हमारे देश में आक्रमण करने की कोशिश करी,
ठीक है, कौन थे भाई सबसे पहले? मोहम्मद बिन कासिम, याद रखिएगा, पहला मुस्लिम इन्वेडर थे जो कि हमारे देश के ऊपर जो है उन्होंने जो है कब्जा करने की कोशिश करी। ही डिफीटेड द रूलर ऑफ सिंध, तो पहली बार जब उन्होंने इन्वेड करा तो उन्होंने किसको हराया भाई? रूलर ऑफ सिंध को, दाहिर को, एंड द प्रोविंस वाज गिवन टू उमैयद खिलाफत। और वो प्रोविंस, प्रोविंस का मतलब क्या होता है? प्रोविंस का मतलब होता है स्टेट, ठीक है, स्टेट। आज के जमाने में लोग स्टेट जैसे पहले बोलते हैं ना कि भाई उत्तराखंड स्टेट या फिर उत्तर प्रदेश प्रोविंस बोलते थे, ठीक है, तो कोई भी स्टेट को। तो प्रोविंस जो था मतलब जो सिंध के रूलर को हरा के जो एरिया उन्होंने कैप्चर करा और दाहिर के एरिया को जो कैप्चर करा, वो दोनों एरिया जो है उन्होंने गिफ्ट कर दिया या फिर दे दिया किसको भाई? यहाँ याद रखिएगा, कौन से, किसको भाई? कौन से खिलाफत है? उमैयद, उमैयद खिलाफत को दे दिया गया। तो ये समझ में आया आपको कि एक तरीके से सिंध की कहानी यहाँ से शुरू होती है। तो यहाँ से आपको बहुत सारी चीजों के बारे में देखने को, सीखने को मिलेगा, ठीक है। अब उसके बाद आता है टर्किश इन्वेजन। टर्किश इन्वेजन, इसमें सबसे बड़ा नाम जो है महमूद या फिर मोहम्मद ऑफ गजनी, ठीक है, या फिर गजनी से याद रखिएगा, ठीक है, मोहम्मद ऑफ गजनी बोलते हैं इसको। तो एक तरीके से टुवर्ड द क्लोज ऑफ 9th सेंचुरी, 9th सेंचुरी आते आते द वास्ट एम्पायर ऑफ द अरब ब्रोक अप and the Turks who got the upper hand above the Khilafah of the Baghdad established many independent principalities, and one such Turk state was founded by the जो है Alapigin and Ghazni, and with Ghazni as the capital of in about 1933। देखो बहुत क्या हुआ मोहम्मद गजनी के बारे में अगर देखा जाए कि 9th सेंचुरी के आसपास जो एम्पायर था अरब का वो एक तरीके से ब्रोक डाउन हुआ और अलग अलग पार्ट में कन्वर्ट हुआ। उसमें से अगर देखा जाए एक जो स्टेट है, वन ऑफ सच स्टेट जो टर्क स्टेट है, वो फाउंड किया गया, प्रोविंस वाज फाउंडेड किसके द्वारा भाई? जो अल्पागिन और गजनी के द्वारा साथ में, जिस कैपिटल इज अबाउट AD 1933। तो 1933 के आसपास की बात देखने को मिलता है, मतलब वहां से ब्रोक डाउन हुआ भाई अरब में बहुत सारी चीजों का। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा इन दोज डेज पंजाब, देखना क्या मैंने बोला, पंजाब एंड द नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया वर रूल्ड बाय जयपाल। किसके द्वारा रूल किया जा रहा था? जयपाल के द्वारा, ऑफ अ शाहिया, ठीक है, क्या? शाहिया डायनेस्टी हिंदुस्तानी, जिसको हिंदुस्तानी के नाम से भी जानते थे। याद रखना, बहुत सवाल पूछा जा सकता है कि हिंदुस्तानी किसको बोला जाता था भाई? हिंदुस्तानी शाहिया डायनेस्टी को बोला जाता था, जो कि जनरली जो टर्किश इन्वेजन से पहले जो है वो एक तरीके से पंजाब और नॉर्थ वेस्ट वाले रीजन में, नॉर्थ वेस्ट का मतलब क्या हो गया भाई? अगर आप देखो ऊपर नॉर्थ हो गया और इधर आपको वेस्ट देखने को मिलेगा, तो ये वाले रीजन जितने भी हैं उसमें एक तरीके से ज्यादातर कंट्रोल जो था वो आपका शाहिया डायनेस्टी के द्वारा देखने को मिलता था और जनरली रूल किसके द्वारा किया जाता था? जयपाल के द्वारा, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या बोला? सुबुक्तगिन द रूलर ऑफ गजनी ऑफ दैट पीरियड फॉट विथ जयपाल। जो गजनी के पीरियड के समय में जो सुबुक्तगिन, याद रखिएगा, सुबुक्तगिन जो है उन्होंने लड़ा, किससे लड़ाई करी भाई? जयपाल से, एंड डिफीटेड हिम, उसके बाद उसको हरा दिया गया। तो देख सकते हो कि द रूलर ऑफ गजनी अगर देखा जाए उसमें से एक जो रूलर थे वो कौन थे भाई? सुबुक्तगिन। उन्होंने एक तरीके से जयपाल के साथ लड़ाई करी और जो पंजाब में और नॉर्थ वेस्ट वाला रीजन जो कंट्रोल में था वो एक तरीके से उन्होंने ले लिया। अब यहाँ पर देखो, मोहम्मद गजनवी वाज द एल्डेस्ट सन ऑफ सुबुक्तगिन। देख रहे हो, जो सुबुक्तगिन था कौन? जो जिसने जयपाल को हराया था, उसके जो एल्डेस्ट सन जो थे, ठीक है, एल्डेस्ट सन मतलब सबसे बड़ा जो बेटा था वो था कौन? मोहम्मद गजनवी, ठीक है, मोहम्मद गजनवी, ठीक है, born in 1971 and ascended the throne, और जो थ्रोन उनको मिला 1998 में, वो गद्दी संभाली। और इंडिया द ओनली मेमोरी ऑफ महमूद इज दैट ऑफ द प्लंडर एंड डिस्ट्रॉयर ऑफ द टेम्पल। जनरली जो महमूद या फिर जो गजनवी के द्वारा बोला जाता है कि जनरली ये इनको इंडिया में एक ही नाम से जाना जाता है कि ये जितने भी मंदिर थे उनको इन्होंने तोड़ा था। देखने को मिलेगा जितने भी मंदिर थे, मंदिर मतलब जहां भी मंदिर दिखता था इनको, वो मंदिर तोड़ के एक तरीके से मस्जिद बनाने की कोशिश करते थे। तो ये बात था उनका। महमूद इज सेड टू हैव मेड 17 रेड इनटू इंडिया।
तो 17 जगह पर ये इन्होंने रेड मारा था, ठीक है। द इनिशियल रेड में डायरेक्टेड अगेंस्ट द हिंदुस्तानी रूलर। सबसे पहले तो इनिशियल रेड था जहां जहां हिंदुस्तानी रूलर है, जहां जहां पर हिंदू रूलर है, ठीक है, उनको एक तरीके से कैसे खत्म किया जाए, ये सबसे पहला बार प्रयास किया गया, ठीक है। किनके द्वारा? महमूद के द्वारा, ठीक है, महमूद के द्वारा। फिर एडी 1001 में द हिंदुस्तानी रूलर जयपाल अगेन वाज डिफीटेड बाय द, फिर से डिफीट, जैसे आप कोई होता है ना कि अगर राजा, मान लो कि जयपाल यहाँ था, अब जयपाल कहीं और दूसरी जगह शिफ्ट हो गया, वहां पर चीजों को कैप्चर करके रखा हुआ, उसको भी एक तरीके से हराया था भाई, तो डिफीटेड बाई महमूद के द्वारा हरा दिया गया था। his son Anandapala succeeded the throne and decisive battle between the Mahmud and the Anandapala। तो आनंदापाला किसका बेटा था भाई? जयपाल। याद रखना किसका भाई? जयपाल का बेटा कौन था? आनंदापाला। जब एक तरीके से हरा दिया गया जयपाल को, तो उसके बाद आनंदापाला जो है उन्होंने सक्सीड करा और एक लड़ाई लड़ी किसके साथ भाई? महमूद के साथ। एंड आनंदापाला वाज फॉर्ड इन 1008 से 1009 में, ठीक है, at by हिंद ड्यूरिंग हिज 6th एक्सपीडिशन। और 6th एक्सपीडिशन के दौरान जो है उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, याद रखना कहां पर? बाय हिंद में। तो एक बात है कि जयपाल का बेटा कौन था भाई? आनंदपाल, ठीक है, उसने भी लड़ाई लड़ी किसके साथ भाई? महमूद के साथ, तो ये भी याद रखना है। इन द अदर एक्सपीडिशन प्लंडर्स आर नागरकोटा, महमूद थानेश्वर, कन्नौज, मथुरा एंड सोमनाथ। इन सब सारी जगह पर अटैक किया गया था महमूद के द्वारा, तो ये बात ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। He plundered Somnath temple in AD 1025, his 16th raid। देख रहा, दोनों जो इसका रेड था गजनवी का, ठीक है, महमूद गजनवी का, वो आपको देखने मिलेगा। सोमनाथ टेम्पल जो कि आपको गुजरात में देखने को मिलेगा, ठीक है, गुजरात में देखने को मिलेगा। अभी हाल ही में वहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी जाकर एक तरीके से उन्होंने एज अ प्रोटेक्टर वहां पर इनिशिएट करा था। वहां पर अभी शायद कितना साल हो गया, करीबन आप जोड़ लो ना, 1025 से आपको देखने को मिलेगा 2025 तक, ठीक है, तो लगभग 1000 साल हो गया, ठीक है। तो आपको देखने को मिलेगा अभी एक तरीके से वहां पर सोमनाथ मंदिर है। लेकिन जो 16th रेड था उसमें मोहम्मद गजनी ने प्रयास करा था, भरसक प्रयास करा था कि सोमनाथ टेम्पल को कैसे गिराया जाए, जो कि अपने आप में ही बहुत बड़ी बात थी, है कि नहीं। इन एडी 1026 महमूद डिफीटेड द जाट को भी इन्होंने हराया था, एंड ही डाइड इन एडी 1030, ठीक है, 1030 मतलब 1023। ऑब्जेक्टिव ऑफ महमूद एक्सपीडिशन वाज टू प्लंडर एंड लूट। जनरली क्या कि भाई कैसे हम एक तरीके से रेड मार के मंदिरों को गिराएं, या फिर लूट पाट कैसे करके वहां से चीजों को, मतलब कि मंदिर पर अटैक करते थे और मंदिर से जितना भी सोना वोना रहता था उसको लूट के ले जाते थे, ठीक है। ही वाज नॉट इंटरेस्टेड इन एक्सपेंडिंग हिज एम्पायर। वो जनरली कभी भी उन्होंने ये प्रयास नहीं करा कि हम अपने एम्पायर को एक्सपेंड करेंगे। एक होता है ना, एक राजा ये होता है या फिर एक ऐसा इन्वेडर होता है जो कि क्या सोच रहा है भाई कि हम अपने यहाँ पर अपने राजतंत्र को एक तरीके से बढ़ाएंगे, लेकिन उसने वैसा कुछ नहीं। उनका मेन ही था कि प्लंडर करना और लूट करना, मतलब लूट मचाना, कैसे भी लूट लो भाई यहाँ जितना लूटना है। उसके बाद खैर वो बोला जाता है कि 1030 में वो मार दिए गए थे, मतलब मर गए थे, नहीं तो फिर हो सकता है कि और भी एक तरीके से उन्होंने बहुत तबाही मचा ली थी भारत में, जो कि अपने आप में एक इम्पोर्टेंट था। तो हमने ये बात देख लिया है कि नहीं। तो महमूद गजनवी के बारे में आगे अगर देखा जाए नेक्स्ट में तो क्या देखने को मिलेगा, क्विक डाइजेस्ट में थोड़ा सा देखो क्या क्या है यहाँ पर, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो कि समझ के चलना। पहला कि महमूद इज कंसिडर्ड एज द हीरो ऑफ इस्लाम। इस्लाम में हीरो के रूप में माना गया है बाय अ मिडाइवल मुस्लिम हिस्टोरियन। जो भी मिडाइवल मतलब मुस्लिम हिस्टोरियन रहे हैं उन्होंने एज इसको हीरो डिपिक्ट करा है कि जो प्लंडर और जो लूट करने आए थे हमारे देश में, बिकॉज ऑफ हिज स्टाउट डिफेंस अगेंस्ट द सेंट्रल एशियन टर्किश ट्राइबल इन्वेडर, ठीक है, जो कि अपने आप में इंपॉर्टेंट है। सेकंड, बिकॉज ही वाज क्लोजली एसोसिएटेड विद द रिनाइंसेस ऑफ इरानियन स्पिरिट, और हमेशा से वो ईरान के फेवर में रहते थे, जिसकी वजह से और भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया गया। अ हाई वाटर मार्क ऑफ इरानियन रिनाइंसेस वाज रीच्ड इन अ फिरदौसी शाह नमा। देख रहे हो, फिरदौसी शाह नमा के पीरियड में भी इनका एक अपना जो है मार्क वो देखने को मिलता है, जो कि इंपॉर्टेंट था। ही पैट्रोनाइज द 3%, वो 3% को पैट्रोनाइज करते थे, ठीक है। कंटेम्परेरी टू हिम एक तो फिरदौसी द पोएट, और एक तरीके से अल बेरूनी जो कि स्कॉलर थे, और उद्दबी जो कोर्ट हिस्टोरियन। तो अगर देखा जाए तीन लोगों को एक तरीके से ये क्या करते थे, बहुत तहे दिल से मानते थे।
सबसे पहला फिरदौसी जो कि कोर्ट पोएट थे, और एक जो अलबरूनी जो स्कॉलर थे, स्कॉलर का मतलब विद्वान, और एक उदुपी जो कोर्ट हिस्टोरियन थे। ठीक है, फिर अगर अल बेरूनी रोट, उन्होंने एक किताब भी लिखा था, किताब उल हिंद। ठीक है, किताब उल हिंद, उन्होंने एक किताब भी लिखा था। कौन भाई? क्योंकि स्कॉलर थे, विद्वान आदमी थे भाई, तो विद्वान आदमी का काम ही रहता है लिखना पढ़ना थोड़ा सा मजे से, तो वो वाला काम जो है वो एक तरीके से किताब उल हिंद में अल बेरूनी के द्वारा जो है वो लिखा गया। तो सवाल यहाँ से आ सकता है अल बेरूनी के बारे में, तो आप ये बात जरूर याद रखिएगा।